Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had recently completed my MTech from IIT Delhi. So today we are discussing about the most important questions and the previous year also questions that related to cell examinations. Okay, so the first question says that L1 is 50 milliampere and this video is recorded in English medium. L1 is 50 milliampere दिया हुआ है, L2 is 200 milliampere. The maximum possible mutual inductance between the coils are क्या होगा? Okay. So mutual inductance किसको कहते हैं? When two coils are placed close to each other, a change is turned in the first coil produces a change in the magnetic flux. Okay, so change को हमें ये दर्शाता है magnetic flux change को. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? M इज इक्वल टू के अंडर रूट L1 L2 where L1 is the self inductance, L2 is the self inductance and M is the mutual inductance. And for maximum mutual inductance क्या होता है? K का वैल्यू हम उस टाइम 1 लेते हैं. ओके, सो M और यहाँ पे L1 कितना दिया हुआ है? 50 मिली हेनरी एंड L2 हमारा कितना दिया हुआ है? 200 मिली हेनरी. ओके, सो M को हम लिख सकते हैं 1 इंटू अंडर रूट ऑफ L1 50 एंड L2 हमारा कितना दिया हुआ है? 200. ओके, सो ये हमारा क्या आ जाएगा? 5 इंटू 2 10 2 3 10,000 आ गया हमारा ये. तो इसका कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 इज 100 मिली हेनरी is the answer of this questions. Okay, so come to the next question. In this question says that the current through the 4 ohm resistance के across current कितना होगा? तो 4 ohm resistance के across देखो I1 plus I2 जा रहा है, I1 plus I2 जा रहा है. ओके, सो हमें I1 और I2 दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो अप्लाई KVL इन फर्स्ट लूप, अप्लाई KVL इन सेकेंड लूप. तो हमारा दो इक्वेशन मिल जाएगा और दो इक्वेशन दो वेरिएबल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अप्लाई KVL इन फर्स्ट लूप. ओके, सो ये कितना आ जाएगा? -10 प्लस 2I1 प्लस ये 4 है, देखो 4I1 प्लस I2 आ जाएगा, 4I1 प्लस I2. ओके, इक्वल टू 0. तो हमारा ये कितना आ जाएगा? 4 और 2 कितना आ जाएगा? 6I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 10. ओके, एंड सिमिलरली अप्लाई KVL इन सेकेंड लूप. तो वो कितना आ जाएगा? -5 प्लस 6I2 एंड प्लस 4I1 प्लस I2. ओके, इक्वल टू 0. तो हमारा कितना आ जाएगा ये? ये 4I1 प्लस 6I2 और 4I2 कितना आ जाएगा? 10I2. ओके, 10I2 इक्वल टू 5. ये इक्वेशन हमारा सेकंड आ गया. तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2. हम लोग क्या मिलेगा? अगर इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व करें, ये इक्वेशन हमारा 1 है. ओके, तो इक्वेशन 1 को और 2 को आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? I1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास? 40 डिवाइड बाई 22. ओके, एंड I2 हमारा क्या मिल जाएगा? -5 डिवाइड बाई 22. सो करेंट थ्रू 4 ओम ब्रांच कितना है? I1 प्लस I2 मैंने पहले ही कहा था. तो I1 प्लस I2.
ओके, I1 प्लस I2 हमारा कितना आ रहा है, I1 कितना है हमारा 40/22 एंड -5/22, तो 40 - 5 कितना आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 22। ओके, सो 35 डिवाइड बाई 22 के तो कौन से आंसर हुए, 35 डिवाइड बाई 22, यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। ओके, none of these, so none of these is the answer of this questions. Okay, 35 divided by 22 हमारा आ रहा है। Okay, so come to the next question. Dissipation factor of a capacitance is measured by which bridge? Okay, so dissipation factor को निकालने के लिए हम लोग कौन से ब्रिज का यूज करते हैं, शेयरिंग ब्रिज। ओके, शेयरिंग ब्रिज इज यूज टू मेजर द डिसिपेशन फैक्टर, और उसको डिसिपेशन फैक्टर को डाइलेक्ट्रिक लॉस और कैपेसिटेंस भी कह सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शेयरिंग ब्रिज। यहाँ पे आप लोग एक इम्पोर्टेंट नोट लिख लो, ठीक है, जो आपको इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सेल के एग्जाम में। ओके, यहाँ पे हे ब्रिज का क्या होता है, हे ब्रिज, सेकेंड वन इज मैक्सवेल ब्रिज, एंड थर्ड वन इज शेयरिंग ब्रिज, एंड लास्ट वन इज वाइन ब्रिज। हे ब्रिज का क्या आता है, हाई, किसके लिए यूज किया जाता है, हाई क्वालिटी फैक्टर ऑफ कॉइल्स, एंड मैक्सवेल ब्रिज के किस लिए किया जाता है, मीडियम क्वालिटी फैक्टर्स ऑफ कॉइल्स, एंड शेयरिंग ब्रिज किसके लिए किया जाता है, कैपेसिटेंस के लिए भी, कैपेसिटेंस के लिए, और कैपेसिटेंस के लिए तो यूज किया ही जाता है, और डाइलेक्ट्रिक लॉस के लिए भी। ओके, एंड वाइन ब्रिज किसके लिए यूज किया जाता है, फ्रीक्वेंसी डिफाइन करने के लिए, फ्रीक्वेंसी डिफाइन करने के लिए। ओके, so this is the answer of this question. Come to the next question. Okay, in this question say that a charger supplies 100 watt at 20 volt charging on the battery of the laptop. The power device used in the converter inside the charger operator at a switching frequency of 200 kilohertz. Which power device is best suited for the purpose? So आपके ये पांच में से कौन सा डिवाइस होगा जो 200 किलो हर्ट्ज पे ये पॉसिबल हो। तो 200 किलो हर्ट्ज पे पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं, ठीक है। तो थायरिस्टर क्या होता है, हम लोग लिख सकते हैं थायरिस्टर, यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड में है, थायरिस्टर को कब यूज किया जाता है, जब इट हैज स्टोर्ड चार्ज कैरियर्स नियर इट्स गेट कैथोड जंक्शन। हम लोग इसे लिख सकते हैं, इट हैज स्टोर्ड चार्ज कैरियर नियर इट्स गेट कैथोड जंक्शन। ओके, गेट कैथोड जंक्शन, गेट कैथोड, therefore for removal of charge carriers it takes more source times. Okay, so therefore removal of charge carriers it takes, क्या लिख सकते हैं हम लोग, it takes more source time, so it is not suitable for fast charging, so it is not, कह सकते हैं not suitable for fast switching। Okay, fast switching, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर में, ये तो नहीं होगा, थायरिस्टर नहीं होगा, मॉसफेट हो सकता है क्या, मॉसफेट एंड IGBT बोथ आर परफेक्ट फॉर हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, बट कंपेयर टू IGBT मॉसफेट इज बेस्ट सुटेबल फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी, जस्ट लाइक द 200 किलो हर्ट्ज। ओके, तो 200 किलो हर्ट्ज के लिए IGBT भी सुटेबल है, बट यहाँ पे मॉसफेट और IGBT में कंपेयर किया जाए तो मॉसफेट ज़्यादा होगा। एंड BJT के लिए हम लोग कह सकते हैं, इट हैज़ लो कंडक्टेंस, हैज़ बट हाई स्विचिंग
फ्रीक्वेंसी बट लो कंडक्टेंस के कारण ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। हमारा आंसर कौन कौन सा बना, मॉसफेट। मॉसफेट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, द किलोवाट आवर मीटर कैन बी क्लासिफाइड एज एन व्हाट इंस्ट्रूमेंट। ओके, द किलोवाट आवर किस में हो जाएगा, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। Indicating instrument indicate the quantity being measured by means of a pointer that moves on a scale, that moves on a scale. तो indicating instrument कौन से होते हैं, ammeter and voltmeter, voltmeter. Okay, and indicating instruments कौन से होते हैं, these instruments record the consumption of the total quantity of electricity. ये क्या करता है, टोटल टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम्ड हो रही है या एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है उसको दिखाता है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, किलोवाट पर आवर। तो एनर्जी कंज्यूम डायरेक्ट यहाँ से पता चल रहा है कि एनर्जी कंज्यूम के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। एनर्जी कंज्यूम कौन सा करेगा, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। so integrating instrument is the right answer of this question. Come to the next question. इसमें पूछ रहा है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द व्हाट, वन सेकेंड, diffusion capacitance. So what is the formula of diffusion capacitance? Diffusion capacitance CD equal to I into tau, I into tau to VT. VT is the thermal voltage and I को हम यहाँ पर tau को क्या लिखते हैं, mean lifetime. Okay, mean lifetime of minority carriers, minority carrier, and I is the diode current, diode current. So CD is directly proportional to tau and this is also proportional to diode current. So the question is asked about what is the diffusion capacitance of a PN junction diode increase with increase in the mean life minority carriers and diode current. So which option is correct, second option is the correct answer of this questions. Okay, ये फॉर्मूला आप रिमेंबर याद रखना, ठीक है, so that you have to solve this question by use of this concept. So come to the next question. The current has a super mesh. The current has a super mesh in which option is correct? In this six option, which option is correct? So you can think like that. देखो सबसे पहले यहाँ से देखो एक KVL यहाँ बन जाएगा, इस लूप में तो नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पे 6 एम्पियर है। तो KVL डायरेक्ट यहाँ से ऐसे करके जाएगा और ऐसे बन सकता है। ओके, एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वन सेकेंड, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा ये पूछा जा रहा है। सो यहाँ पे देखो -20 + 6i1, ठीक है, +2i1 - i2 एंड दिस हेयर इज v ऑल्सो। सो v यहाँ पे नहीं लिया, v इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता है। सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट इनकरेक्ट। सो दिस ऑप्शन इज द इनकरेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड i2 इक्वल टू i1 + 6, हाँ यहाँ पे देखो i2 equal to I1 + 6 because 6 ampere current is the incoming current and I1. Okay, and -20 + 6i1 + 6i1 10 plus 4 is 14 I2. So this is also correct, this is also correct, and 20 I1 + 64, 20 I1, once again this can also be given by this loop condition. So 20 I1 + 64 is also the correct answer of these questions. So come to the next question. Which of the following motor is used in household refrigerator? हाउसहोल्ड रेफ्रिजरेटर में हम कौन सा मोटर यूज करते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हम इसे यूज करते हैं बिकॉज दे ऑपरेट ऑन 230 वोल्ट
हम लोग सब कोई जानते हैं कि वी लाइन वोल्टेज कितना होता है हमारे घर पे यूज करने के लिए 230 वोल्ट पे हम लोग यूज करते हैं, ओके। एंड दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन द सिंगल फेज सप्लाई, सिंगल फेज एसी सप्लाई। एंड बिकॉज इसलिए हम सिंगल फेज इंडक्शन मीटर यूज करते हैं बिकॉज दिस इज आल्सो कॉस्ट इफेक्टिव एंड लो मेंटेनेंस, so that's why single phase induction motor is used in household refrigerator, okay. Come to the next question. What is the voltage regulation of a shunt transmission line will be maximum when the value of 10/5 or lagging power factor? Maximum voltage regulation क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 10/5 is equal to x by r. So which option is correct? D option is correct. And if the question asks about what is the zero voltage regulation, so zero voltage regulation के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? 10/5 is equal to, सीधा उल्टा कर दो बस, r by x, okay, just opposite of maximum voltage regulation. Zero voltage regulation is r by x, but question is asked about the maximum voltage regulation, so this option is the correct answer of this question, x by r.